अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि आप अपने जहाज़ पर समंदर में तैरते हुए जा रहे हैं। कुछ देर बाद आपको होराइजन के ऊपर एक छोटा सा स्पेक ऑफ डस्ट नज़र आता है। अब जैसे जैसे इसके करीब जाते जाते हैं आपको ये एहसास होता है कि ये स्पेक ऑफ डस्ट असल में एक जहाज़ है। इस स्पेक ऑफ डस्ट को आप इशारे करते हैं, इस जहाज़ को आप सिग्नल देते हैं, इससे आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इस पर आप रोशनी डालते हैं, लेकिन आपको किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस किस्म के जहाज़ को जो कि आपको कोई भी रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, ये सस्पेक्ट किया जा सकता है कि ये गोस्ट शिप होगा। गोस्ट शिप क्या होता है कि आपने जहाज़ पे बोर्ड किया और जब जहाज़ के ऊपर आप पहुंचे तो आपको पता चला कि जहाज़ के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, ना तो क्रू मेंबर यानी कि ना तो अमला, ना ही मुसाफिर और ना ही कोई और। जहाज़ पे हर चीज़ जूं की तूं मौजूद है, या हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई हो जहाज़ के ऊपर जिसके निशान आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हो, लेकिन जहाज़ अदरवाइज परफेक्टली सी वर्दी कंडीशन में है। सी वर्दी कंडीशन क्या होती है कि जहाज़ समंदर में तैरने के काबिल है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के काबिल है, और जहाज़ पे बज़ाहिर आपको कोई इस किस्म का मसला नज़र नहीं आ रहा जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकें कि ये जहाज़ समंदर में नहीं चल सकता। इस किस्म के जहाज़ों को कहा जाता है गोस्ट शिप्स। आज मैं आपको 5 ऐसे गोस्ट शिप्स की कहानियाँ सुनाऊंगा कि जो कि ट्रूली अमेजिंग हैं, जिनके ना तो क्रू का कभी पता चला, अगर पैसेंजर्स थे तो कभी उनका भी पता नहीं चला, लेकिन जहाज़ अदरवाइज परफेक्ट कंडीशन में थे। इसमें हम 5वें नंबर पर जिस जहाज़ को रखेंगे उसका नाम है एसएस बेचिमो। एसएस बेचिमो स्कॉटलैंड में 1920 में बना था और 1931 में अलास्का के पास ये जहाज़ पैक आइस में पहली बार फंस गया। फंसने के बाद कुछ देर बाद इसको निकाल लिया गया और उसके बाद इसने थोड़ा सा सफ़र मज़ीद किया, लेकिन ये दोबारा बर्फ़ के अंदर फंस गया। पैक आइस उस किस्म की आइस होती है जो कि जहाज़ के इर्द गिर्द डेवलप हो जाती है और फिर जहाज़ को चलने का मौका नहीं मिलता। जब दूसरी बार ये आइस में ट्रैप हुआ तो जहाज़ के क्रू मेंबर्स ने इसको छोड़ा, करीब ही एक सेटलमेंट में वो चले गए। उन्होंने कहा ठीक है जी, जब ये फ्री हुआ तो हम दोबारा इसको आके देखेंगे। ओनली टू बी रिवील्ड नेक्स्ट डे, जब उनको ये पता चला कि जहाज़ तो जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था वहाँ पे है ही नहीं, जहाज़ वहाँ से गायब हो चुका है। पता ही चला कि जहाज़ वहाँ पे आइस से फ्री हो चुका था और तकरीबन 45 मील दूर जा चुका था। बहरहाल ये खबर मिलने की देर थी कि क्रू दोबारा एसएस बेचिमो पर गया और दोबारा उन्होंने जाके ये देखा कि ये एक मरतबा फिर बर्फ़ के अंदर फंसा हुआ है। इस बार उन्होंने एस्टिमेट ये किया कि जहाज़ तीसरी बार बर्फ़ में फंस चुका है और अब तो इतना शदीद और इतनी गहरी बर्फ़ के अंदर फंसा हुआ है कि शायद इसको यहाँ से फ्री होने में बहुत ज़्यादा अरसा लगेगा। फाइनली इस जहाज़ को नॉट सी वर्दी डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि जो समंदर में चलने फिरने के काबिल ना हो। क्रू ने अपनी चीज़ें उठाई, जहाज़ का ऐसा कार्गो उठाया जो कि कीमती था और वो इस जहाज़ को छोड़कर चले गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जहाज़ उस बर्फ़ से खुद ब खुद फ्री हो गया। ये जहाज़ अगले 38 साल तक नज़र आता रहा और बारहा नज़र आता रहा, कभी कनाडा की कोस्ट के आसपास, कभी अलास्का की कोस्ट के आसपास, कभी नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट के आसपास, और आखिरी बार जब इस जहाज़ को देखा गया तो वो था सन 1969 यानी कि 1969। इसके बाद ना तो ये जहाज़ दोबारा नज़र आया और ना ही इस जहाज़ का मलबा दोबारा मिला। इट इज़ वन ऑफ द ट्रूली अमेजिंग स्टोरीज के एक जहाज़ जिसको ये समझ लिया जाता है कि वो बिल्कुल भी सी वर्दी नहीं है, वो अपने आप को ना सिर्फ आइस से फ्री कराता है बल्कि अगले 38 साल एमलेसली वो दुनिया के समंदरों में खुद ही अपने बलबूते पे फिरता रहता है। चौथे नंबर पर मैं जिस जहाज़ का जिक्र करना चाहूँगा उसका नाम है दी ऑक्टेवियस। ये जहाज़ एक बहुत बड़ा लेजेंड बन गया, बल्कि मेरे ख्याल में अगर हम इसको लेजेंड से भी ज़्यादा कुछ कहें तो वो गलत नहीं होगा। इस जहाज़ को 1775 में ग्रीनलैंड की कोस्ट के पास एक सेलिंग वेसल तो नहीं थी, आई थिंक फिशिंग बोट थी, उसका नाम था हेरल्ड, उसने इसको मौजूद पाया। जब इस जहाज़ को बोर्ड किया गया तो सबसे इम्प्रेसिव बात ये थी, अब आप इसको इम्प्रेसिव करना चाहें या स्पूकी कहना चाहें, वो ये थी कि जहाज़ का तमाम अमला बर्फ़ की वजह से जम चुका था। जहाज़ के कप्तान साहब के सामने जहाज़ की लॉग बुक खुली हुई रखी थी और वो आखिरी एंट्री उस लॉग बुक के ऊपर जो कर रहे थे वो 1762 की थी। अब याद रखिएगा ये जहाज़ 1775 में मिला है, जिसका मतलब ये था कि 13 साल से ये जहाज़ समंदर में एक गोस्ट शिप के तौर पर अपनी मर्जी से फ्लोट करता हुआ आ रहा था, और जिसका मतलब ये भी था कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज में ख्याल में इंग्लैंड का वो बनता है कि वो बर्फ़ानी इलाकों से नॉर्थ वेस्ट पैसेज से होता हुआ इंग्लैंड की कोस्ट के पास 13 साल में अपना वॉयज मुकम्मल करके पहुंच गया था, और किसी को भी ये इल्म नहीं था कि जहाज़ के अमले के साथ क्या हुआ है जब तक ये जहाज़ मिला नहीं। आई मीन जस्ट इमेजिन हाउ स्पूकी इज़ दैट कि जहाज़ के कप्तान साहब के सामने उनकी लॉग बुक खुली हुई है और जहाज़ की आखिरी एंट्री जो वो कर रहे हैं वो 1762 की है, 1762 की, और जब ये जहाज़ मिला तो इट इज़ ऑलरेडी 1775। तीसरे नंबर पर हम जिस जहाज़ का जिक्र करना चाहेंगे उसका नाम है एम्प्टी जोइता। ये एक ऐसा जहाज़ था जिसने एक छोटा सा पैसेज करना था, बल्कि बहुत बड़ा जहाज़ भी नहीं था, एक छोटा सा कार्गो शिप था। इसने थोड़ा सा कार को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना था
और ये इसका जो टोटल फासला था, रास्ता था, वो 48 आवर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए था, यानी कि तकरीबन 2 दिन के अंदर इस जहाज़ को अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाना चाहिए था। जहाज़ अपने वक्त पर नहीं पहुंचा, एक दिन बाद भी नहीं पहुंचा, उससे अगले दिन भी नहीं पहुंचा, और फिर सर्च एंड रेस्क्यू शुरू किया गया, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जहाज़ बिल आखिर है कहाँ पे। लेकिन ये जहाज़ तकरीबन 5 हफ्ते बाद खुले समंदर में एक दूसरे जहाज़ को नजर आया। जब इस छोटे जहाज़ को बोर्ड किया गया तो जहाज़ के ऊपर कोई भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं था। ये जहाज़ अपने असली मुकाम से तकरीबन 600 नॉटिकल माइल दूर मौजूद था। जहाज़ के ऊपर ना ही तो कोई अमले का अफराद था, ना ही उस अमले के अफराद की बिलोंगिंग्स थी, यानी कि उनका सामान था, ना ही जहाज़ का कार्गो था। जहाज़ के ऊपर डेक के ऊपर एक फर्स्ट एड का बैग उनको नजर आया, कुछ ऐसी बैंडेजेस नजर आई, पट्टियां नजर आई जिन पे खून लगा हुआ था, लेकिन इसके अलावा इस जहाज़ के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। जब जहाज़ के रेडियो रूम और ब्रिज को देखा गया तो वहाँ पे एक रेडियो टर्न था जो कि उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर था जिस पे डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा जाता है, यानी कि इससे हम एज्यूम ये कर सकते हैं कि जहाज़ डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहाज़ के डिस्ट्रेस सिग्नल ज़्यादा दूर तक नहीं जा सका क्योंकि वायरिंग रेडियो की बहरहाल अच्छी नहीं थी। इस जहाज़ के अमले के साथ क्या हुआ, कार्गो के साथ क्या हुआ, क्रू के साथ क्या हुआ, किसी को आज तक मालूम नहीं। ये वाक़या हुआ था 1955 में, और आज हम सन 2023 में हम लोग मौजूद हैं। So many years have passed. Nobody knows कि इस जहाज़ के अमले के साथ क्या हुआ. Nothing is known yet. दूसरे नंबर पर हम जिस जहाज़ का जिक्र करना चाहेंगे उसका नाम है लेडिंग लोवी बॉन्ड। लेडिंग लोवी बॉन्ड की कहानी मोहब्बत की, इंतकाम की और जलन की एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है। ये जहाज़ 1748 में यानी कि 1748 में वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले अपने सफ़र पर रवाना होता है। ये जहाज़ इस एक दिन पहले इसलिए रवाना हुआ था क्योंकि कप्तान साहब जो थे उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह जहाज़ के ऊपर मनानी थी, तो उनकी वाइफ भी साथ थी। लेकिन ये कहानी जलन की कहानी ऐसे है कि उन्हीं के एक दोस्त उस जहाज़ के ऊपर मौजूद थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शायद वो उनकी बीवी से मोहब्बत करते थे, और इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने उस जहाज़ को रात के अंधेरे में चट्टानों के ऊपर चढ़ा दिया। ये शोल्स या चट्टानें जिस एरिया में थीं उसको कहा जाता है गुडविट सैंड्स। इन शोल्स यानी कि चट्टानों पर चढ़ने के बाद जहाज़ का बॉटम परफोरेटेड हो गया, जहाज़ के अंदर पानी आया और जहाज़ अपने पूरे के पूरे अमले के साथ सिंक कर गया, और सो वाज इट थॉट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये जहाज़ सिंक हो ही गया तो ये गोस्ट शिप कैसे है। ये गोस्ट शिप ऐसे है कि पूरे 50 साल बाद यानी कि 1798 में इस जहाज़ को दोबारा देखा गया, और उसके बाद ये साइकिल शुरू हो गया, यानी कि हर 50 साल के बाद ये जहाज़ नज़र आता रहा। आखिरी मरतबा इस जहाज़ को जब देखा गया तो वो ज़माना था 1948 का। 1998 में भी उम्मीदें वाबस्ता की गई कि हमें ये जहाज़ दोबारा नज़र आएगा, लेकिन ये जहाज़ 1998 में दोबारा नज़र नहीं आया। कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि इस जहाज़ को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यूअर्स की पूरी टीम भेजी गई ताकि वो जाएं और लोगों को रेस्क्यू करके लेके आएँ, लेकिन जब तक वो रेस्क्यू टीम लॉन्च होती ये जहाज़ दोबारा गायब हो चुका था। सो आई रियली डोंट नो कि ये फैक्ट है या फिक्शन, बट आई थिंक फिक्शन ज़्यादा है। एक जहाज़ जब सिंक हो गया तो दोबारा कैसे नज़र आएगा, लेकिन बहरहाल कहने वाले यही कहते हैं कि हर 50 साल के बाद ये जहाज़ दोबारा नज़र आता है, और आखिरी मरतबा इसको जब देखा गया तो वो 1948 का ज़माना था, और इसी वजह से ये जहाज़ हमारी इस गोस्ट शिप की लिस्ट में शामिल है। नंबर 1 पर हम जिस जहाज़ का जिक्र करना चाहेंगे उसको द OGS भी कहा जाता है, यानी कि द ओरिजिनल गोस्ट शिप। ये पहला वेल डॉक्यूमेंटेड गोस्ट शिप है। 1872 में एक जहाज़ जिसका नाम मैरी सेलेस्ट था वो न्यूयॉर्क से रवाना हुआ जेनोवा इटली के लिए। इस जहाज़ के ऊपर क्रू मेंबर्स भी सवार थे और इसके ऊपर तकरीबन 1500 बैरल मौजूद थी जिनके अंदर अल्कोहल मौजूद था। इस जहाज़ के पीछे पीछे एक और जहाज़ रवाना हुआ जिसका नाम था दाई ग्रातिया। ये जहाज़ मैरी सेलेस्ट के 8 दिन बाद न्यूयॉर्क से रवाना हुआ, लेकिन 8 दिन बाद इस जहाज़ ने मैरी सेलेस्ट को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास अटलांटिक ओशन में ड्रिफ्ट करते हुए पाया। ड्रिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि जहाज़ की कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, वो बस हवा के, करंट के और समंदर के बलबूते के ऊपर अपनी मर्जी से हिलता हुआ कहीं ना कहीं जा रहा है। दाई ग्रातिया ने इस जहाज़ से कांटेक्ट करने की कोशिश की जिसका कोई जवाब नहीं आया। दाई ग्रातिया का ब्रिटिश क्रू जब इस जहाज़ के ऊपर गया तो उन्हें हैरान कुन चीज़ ये नज़र आई कि जहाज़ के ऊपर 1500 अल्कोहल की बैरल्स उसी तरह से मौजूद थी। जहाज़ के जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन सब का सामान वहाँ पर मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि जहाज़ के ऊपर कोई भी चीज़ टच नहीं की गई। जहाज़ के सेल्स, क्योंकि उस ज़माने में सेलिंग शिप होते थे तो वो सेल्स पे चलते थे, जहाज़ के सेल्स सारे के सारे अप थे, यानी कि उनको ऊपर उठाया गया था, जहाज़ चलने के लिए तैयार था, लेकिन जहाज़ के ऊपर जहाज़ का अमला मौजूद नहीं था। जहाज़ की एक लाइफ बोट उतरी हुई थी, जहाज़ की लॉग बुक भी जहाज़ के ऊपर मौजूद नहीं थी, और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जहाज़ के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि इस जहाज़ को इसके क्रू ने अबैंडन कर दिया।
ظاہری طور پر لگ ایسا رہا تھا کہ جہاز کے عملے نے جہاز کی لاگ بک اٹھائی ہے، وہ لائف بوٹ میں بیٹھے ہیں اور چلے گئے ہیں، لیکن کسی بھی عملے کے فرد کا اور پیسنجر کا اس کے بعد کوئی بھی ٹریس نہیں ملا۔ کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ سارا کا سارا عملہ گیا کہاں پہ، جبکہ جہاز اٹ سیلف ایک پرسٹین کنڈیشن میں تھا۔ اٹ واز کوائٹ سی وردی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ پانچوں کی پانچوں سٹوریز جو کہ میں نے آپ کو سنائی ہیں وچ آر بائی دا وے آل ریئل، امید ہے کہ آپ کو یہ بھی پسند آئی ہوگی، اور شاید آپ کو یہ بھی اچھا لگا ہو کہ گھوسٹ شپس کیا ہوتے ہیں۔ اف اٹ از سو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مین ٹائم اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ماریانا ٹرینچ کیا ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اور وہ کیوں اتنی اہم سمجھی جاتی ہے، اور اس کو ڈسکور کیسے کیا گیا، تو اس کے لیے کلک کیجئے یہاں۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ سمندر میں کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو کیا ہم اس کو سمندر کے سپرد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس کے لیے کلک کیجئے یہاں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me زاہد نثار، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts، اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔